ये जो कहानी आज मैं सुनाने वाली हूँ वो सीआईडी या क्राइम पेट्रोल के किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड की याद दिला देगी। मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरे इन क्लाइंट की वर्तमान जिंदगी की कहानी ज्यादा खौफनाक है या उनके पिछले जन्म की। अक्सर हमें यही लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी शायद हम ही हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सीधे दिल पर चोट करती है। इनकी दास्तान सुनकर लगता है कि हम तो बहुत खुशनसीब हैं, हमें तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद में आप खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर हमारी जिंदगी ऐसी क्यों होती है और आखिर ईश्वर हमसे क्या चाहता है। उनकी वाइफ है वो बहुत बीमार रहने लगी, उनकी डेथ हो गई और उनके परिवार वालों पर दहेज का केस कर दिया, किडनैपिंग हो गया। और बात सिर्फ किडनैपिंग तक नहीं थी, फिर खबर आई कि किडनैपिंग के दौरान बात का उस लड़की को बहुत गहरा असर हुआ और इतना गहरा असर हुआ कि उसने नमस्ते दोस्तों, सितारा स्पीक्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शर्मा। ये जो कहानी आज मैं सुनाने वाली हूं वो सीआईडी या क्राइम पेट्रोल के किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड की याद दिला देगी। मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरे इन क्लाइंट की वर्तमान जिंदगी की कहानी ज़्यादा खौफनाक है या उनके पिछले जन्म की। ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद में आप खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर हमारी जिंदगी ऐसी क्यों होती है और आखिर ईश्वर हमसे क्या चाहता है। अब मैं ये कहानी कैसे बयां करूं? अक्सर हमें यही लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी शायद हम ही हैं। एक पीएलआर थेरेपिस्ट होने के नाते मुझे दिन भर में कई ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं जिनमें हर किसी का बस यही कहना होता है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुख मेरे ही पास है। यकीनन मैं किसी के दुख की तुलना नहीं कर रही, लेकिन हर इंसान के लिए उसकी परेशानी बड़ी होती है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सीधे दिल पर चोट करती है। इनकी दास्तान सुनकर लगता है कि हम तो बहुत खुशनसीब हैं, हमें तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। ये दुनिया में कर्मों का फल और माया इतनी अनोखी है कि यहाँ पर किसी को भी सारी चीज़ें अपने हिसाब से मिलती है, अपने हिस्से से मिलती है। हम बस यही दुआ करते हैं कि ईश्वर ऐसा किसी के साथ ना करे। मेरे लिए मेरे क्लाइंट्स की पहचान छुपाना सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी प्राइवेसी बनी रहे, क्योंकि पीएलआर एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है। हर कोई अपनी समस्याओं और उनके कारणों को दुनिया के सामने नहीं रखना चाहता। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ और इसलिए पहचान गुप्त रखने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ती। पर समस्या तब आती है जब कोई कहानी इतनी यूनिक होती है कि मैं खुद उलझन में पड़ जाती हूँ कि इस कहानी को कैसे एडिट करूँ ताकि उसकी सच्चाई भी ना खोए, आप तक सही जानकारी भी पहुँचे और मेरे क्लाइंट की पहचान भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। जनार्दन जी की कहानी साझा करना मेरे लिए भी एक चुनौती थी। 48 एज है उनकी और उन्होंने मेरा चैनल नहीं देखा था। मेरे किसी क्लाइंट ने उन्हें रिफ़र किया था मुझे। तो जब वो मेरे पास आए तो पीएलआर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और जब मेरी उनसे बात शुरू हुई तो वो बोले कि मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि मामला क्या है। देखिए, उन्होंने कहा कि माँ का रिश्ता तो सबसे प्यारा होता है, फिर मेरी माँ मुझसे इतनी खटपट क्यों करती है। उन्होंने मुझे बताया कि कॉलेज के दिनों में उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी और शादी के 3 साल बाद उनकी एक बेटी हुई। उन्होंने आगे बताया कि बेटी होने के कुछ समय बाद ही उनकी वाइफ है वो बहुत बीमार रहने लगी। बड़े बड़े शहरों में इलाज करवाया, लेकिन बदकिस्मती से किसी ऐसी बीमारी की वजह जो थी, जो डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पा रहे थे, उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ से असली समस्या शुरू हुई। जनार्दन जी का एक बड़ा भाई भी था जो उनसे 2 साल बड़ा था। माँ के मन में ये बात बैठ गई थी कि बड़े भाई से पहले तुमने शादी कैसे कर ली। माँ को ये बात अंदर ही अंदर खटकती रहती थी हमेशा। अभी तो वो अपनी पत्नी को खोने के गम से उभरे भी नहीं थे कि उनके ससुराल वालों ने उन पर और उनके परिवार वालों पर दहेज का केस कर दिया। मतलब एक तरफ पत्नी चली गई और दूसरी तरफ उन पे ये इल्ज़ाम आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि लव मैरिज में कैसी डाउरी, कैसा दहेज? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे यहाँ सब चलता है। और हद तब हो गई जब उस केस में ना सिर्फ जनार्दन जी बल्कि उनके माता पिता का नाम भी घसीट लिया। बस यही वो मोड़ था जहाँ से उनकी माँ उनसे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि बेटे की वजह से बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये केस जो था वो लगभग 4 साल तक खींचा। आखिर में जब कोई सबूत नहीं मिला तो कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया।
और इसी दौरान उन्होंने दूसरी शादी भी की। अब इस दूसरी शादी से उन्हें एक बेटा हुआ। अभी पहली पत्नी वाला जो दहेज का केस था वो खत्म ही नहीं हुआ था कि जनार्दन जी की जिंदगी में, या यूं कहिए कि उनकी दूसरी पत्नी की जिंदगी में एक बहुत ही खौफनाक अनहोनी हो गई। उनके साले यानी कि उनकी दूसरी पत्नी के छोटे भाई का किडनैपिंग हो गया। और बात सिर्फ किडनैपिंग तक नहीं थी, फिर खबर आई कि किडनैपिंग के दौरान उसका मर्डर भी हो गया था। ये सुनते ही मेरे मुंह से निकल गया कि बाप रे, ये मैं क्या सुन रही थी। यकीन मानिए, अभी हम उनके पिछले जन्मों तक पहुंचे भी नहीं थे। ये तो इसी जन्म की कहानी चल रही है जो इतनी दर्दनाक और इतनी उलझी हुई है। फिर जनार्दन जी ने जो बताया उसने मुझे और हैरान कर दिया। जब उनकी दूसरी पत्नी के भाई का किडनैपिंग और मर्डर हुआ तो दूसरी पत्नी की माँ ने, मतलब कि उनकी सास ने, जनार्दन जी पर ही ये इल्ज़ाम लगा दिया। और हैरानी की बात ये थी कि जिस वक्त ये सब हुआ था जनार्दन जी उस शहर में थे भी नहीं। वो तो अपनी जॉब के सिलसिले में किसी दूसरी शहर में थे, रह रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सास ने आप पे इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया। तब उन्होंने कहा कि उनकी सास दरअसल उनके ससुर की दूसरी पत्नी थी और उम्र में जनार्दन जी के ही बराबर थी, और वो जनार्दन जी पे डोरे डालती थी। लेकिन जनार्दन जी ने उन्हें बहुत ही कड़े शब्दों में टोक दिया था और साफ कह दिया था कि ये मुमकिन नहीं है। बस तभी से ही वो उनसे चिड़ी हुई थी और खुन्नस खाए बैठी हुई थी। जैसे ही उसके सौतेले बेटे का मर्डर हुआ उन्होंने सारा ठीकरा जनार्दन जी के ऊपर फोड़ दिया। लेकिन शुक्र है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और जो असली मुजरिम थे वो पकड़े गए और उन्हें सजा भी हुई। इसी बीच जनार्दन जी की पहली पत्नी से जो बेटी थी वो बड़ी हो चुकी थी और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसका जो अटेम्प्ट था वो सफल नहीं रहा और जब वो घर लौटी तो जनार्दन जी की जो बड़ी बहन थी वो उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगी। वो मतलब ऐसे कहती थी कि ऐसे बच्चों को तो जीने का ही हक नहीं है। बात का उस लड़की को बहुत गहरा असर हुआ और इतना गहरा असर हुआ कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कहानी मैं क्या, ये किसी की सच्ची ज़िंदगी है या मैं कुछ ही टीवी में देख रही हूँ। सारा कुछ एकदम सस्पेंस ड्रामा जैसा लग रहा था। मैंने बोला आप इतनी आसानी से और इतने नॉर्मली कैसे बोल रहे हो ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में बहुत डर लगता था, बहुत दुख होता था, लेकिन अब तो आदत पड़ गई है। और अभी ये सब चल ही रहा था कि पिछले साल उनकी दूसरी पत्नी की भी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी निकली। अपनी पत्नी के इलाज के लिए जनार्दन जी ने 1 साल तक दूसरे शहर में वो रहे और उस मुश्किल की घड़ी में भी उनके परिवार से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। उल्टा उनके घर वाले ये कहते थे कि अब ये ज़्यादा दिन तो जिंदा नहीं रहेगी, इस पे इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। करीब 5-6 महीने पहले की बात है। जनार्दन जी की माँ पूरी तरीके से उनके खिलाफ हो गई। मैंने पूछा कि क्या उस वक्त ऐसा कुछ खास हुआ था, तो उन्होंने बताया कि नहीं, टॉर्चर तो रोज का ही था। माँ रोज सेम 2-3 बातें सुनाती थी कि तूने जिंदगी में कोई काम सही से नहीं किया। माँ का ये मानना था कि उनके लव मैरिज और फिर बेटी के सुसाइड से जो परिवार पर लांछन लगा था, कलंक लगा था, उन सब के जिम्मेदार सिर्फ जनार्दन जी थे। एक दिन जनार्दन जी का मूड, उन्होंने कहा कि मेरा मूड पहले से ही खराब था और माँ ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया और वो हमेशा अपने बड़े बेटे को उनका साइड लेती थी, उनका पक्ष लेती थी। दोस्तों, यहाँ पे बड़े भाई और भाभी की भी एंट्री होती है क्योंकि बड़े भाई का खासकर उनकी पास्ट लाइफ से बहुत, आप सुनोगे तब आपको पता चलेगा, एकदम अलग ही कनेक्शन है। अब बड़े भाई की कोई संतान नहीं है तो उस दिन उनकी माँ, जनार्दन जी की माँ, ये बोल गई कि बड़े बेटे को बच्चा नहीं होने का कारण भी तू ही है, तू अपने भाई के साथ में बेईमानी करता है। जनार्दन जी ने कहा कि माँ प्यार तो बड़े बेटे से करती है लेकिन रहती मेरे साथ ही है। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिता ने 2 घर बनवाए थे। एक घर तो बड़े भाई ने 15 साल पहले ही अपनी पत्नी के नाम करवा लिया था और जिस घर में जनार्दन जी रह रहे थे वो अब भी पिता के नाम पर था। और जनार्दन जी ने दुख में कहा कि बताइए बेईमानी किसने की। लोग कहते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो उनसे कहते हैं कि ये घर अपने नाम करवा दे, नहीं तो आगे जाके दिक्कत आएगी, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। तो मैंने कहा कि बड़े भाई के तो बच्चे ही नहीं है तो उनको 2-2 प्रॉपर्टी लेके करना क्या है। तो उन्होंने बताया कि उनकी भाभी जो है वो बहुत तेज़ है, वो चाहती है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों के बच्चों को चली जाए। जनार्दन जी के शब्दों में उन्होंने ये कहा कि भाभी जो है मेरी बहुत दुष्ट है,
उन्होंने किसी को भी शांति से जीने ही नहीं दिया और जब से शादी करके आई है उसका बस एक ही मकसद है कि मुझे घर से बाहर निकाल दे और सारी जायदाद खुद हड़प ले। उस रात जब माँ के साथ में जनार्दन जी का झगड़ा हुआ तो उन्होंने ये तय कर लिया कि अब और नहीं। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उसी वक्त घर से निकल गए। 2-4 दिन होटल में रहे और एक किराए का मकान ले लिया। तो मैंने पूछा कि फिर उस घर का क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उनका जो बड़ा भाई है वो अब अपनी मर्जी से उस घर को रेनोवेट करवा रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या आपने आपके बड़े भाई से इस बारे में बात नहीं की? तो जनार्दन जी बोले कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, माँ भी उसी का ही पक्ष लेती है और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं अपनी सफाई किसी के सामने पेश नहीं करता। मैं खुद मेहनत करूँगा और अपना मकान खुद खरीदूंगा। अब देखिए दोस्तों, इतने सारे दुख और इतने उलझे रिश्तों के पीछे आखिर वजह क्या है? वही कार्मिक पैटर्न्स ढूंढने के लिए जनार्दन जी मेरे पास आए थे। वो चाहते थे कि उन्हें कुछ ऐसे जवाब मिले कि उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है और क्या उनके स्पिरिट गाइड उन्हें इस मुश्किल के दौर से निकालने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपका ये सपोर्ट मेरे लिए कितने मायने रखता है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करने के लिए। आप एक ऐसे मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं जहां हम सब अपनी आत्मा की शक्ति और दिव्यता की जो है वो पहचान कर रहे हैं। और सच कहूँ तो हम सब यहाँ इसी वजह से साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर प्रेस करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। तो चलिए अब देखते हैं कि जनार्दन जी की पास्ट लाइफ में उन्हें क्या जवाब मिले और उनकी जो आत्मा थी उनको कहाँ कहाँ ले गई। जैसे ही मैं उन्हें उनकी पास्ट लाइफ में लेकर जा रही थी, अभी मैंने स्पिरिट गाइड का आवाहन भी नहीं किया था कि उन्हें वहाँ एक शेर खड़ा हुआ दिखा। मैं खुद हैरान थी, लेकिन इस शेर का असली राज क्या है वो आपको जनार्दन जी की सबसे आखिरी पास्ट लाइफ वाली कहानी में पता चलेगा। मैंने उनसे पूछा कि ये शेर यहाँ पे क्यों आया है, तो उन्होंने कहा कि ये अलर्ट अलर्ट बोल रहा है। तो मैंने पूछा कि किस चीज़ का अलर्ट देने आया है, तो जनार्दन जी ने कहा कि बहुत बड़ी आग लगने वाली है। तो एक पल के लिए तो मैं डर गई। मैंने सोचा कि कहीं ये कोई भविष्य की घटना के बारे में तो नहीं बता रहा है। तो मैंने पूछा कब और कहाँ आग लगने वाली है। इतना पूछते ही जनार्दन जी को अपने शरीर में बहुत तेज गर्मी महसूस होने लगी, मानो वो आग में जल रहे हो। तो मैंने तुरंत उनको शांत करवाया और जब वो थोड़े से रिलैक्स हुए तब हमने शेर से फिर से पूछा। तब जनार्दन जी बोले कि ये आग की घटना तो हो चुकी है, ये शेर कह रहा है कि मुझे जिंदा जलाया गया था। मैं दंग रह गई कि ये शेर आया है और ये सारी बात कर रहा है। तो मैंने जनार्दन जी से कहा कि शेर से कहिए कि मुझे उस जीवन में लेकर चले जहाँ ये सब हुआ है और मुझे दिखाओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा खौफनाक काम किया था। तो शेर ने कहा कि हाँ, और हम निकल पड़े उस पिछले जीवन की ओर। दोस्तों, एक बहुत खास अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। काफी दिन से सोच रही थी कि सितारा स्पीक्स की जो सर्विस है वो हर लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैं लेकर आई हूँ मंथली ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो बिल्कुल फ्री है। हालांकि YouTube मेंबरशिप में मिनिमम चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है। मैं कब से ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कम्युनिटी बनाई जाए, वहां पे आपको जूम का एक्सेस दिया जाए और मंथली फ्री पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन कंडक्ट किए जाए। इस कम्युनिटी में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप बिल्कुल इस कम्युनिटी से जुड़िए। चलिए देखते हैं कि ये किसके लिए है। खास करके उन लोगों के लिए जो PLR एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं पर उन्हें डर लगता है कि क्या वो पिछले जन्म में जा पाएंगे या नहीं। अगर आपने पहले कोशिश की है और पास्ट लाइफ में नहीं जा पाए हैं तो ये ग्रुप मेडिटेशन आपके लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस है। इससे आपका माइंड ट्रेन होगा और आप अपने आप को पर्सनल रिग्रेशन सेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार कर पाएंगे। और बहुत चांसेस है कि आप ग्रुप PLR सेशन में ही अपने पास्ट लाइफ के ग्लिम्स देखें। एक बात याद रखिए कि ग्रुप PLR का जो रिजल्ट होता है वो पर्सनल सेशन जितना डीप नहीं होता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, लिंक पर क्लिक करें और हमारी कम्युनिटी ग्रुप PLR के साथ जुड़े। मिलते हैं सेशन में। यहाँ पे हालांकि जनार्दन जी को PLR के बारे में कुछ नहीं पता था। वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन उनका PLR बड़ा स्मूथ चल रहा था। मुझे उनको ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, वो सामने से पूरा बता रहे थे। तो उन्होंने पहले दृश्य में देखा कि उस जन्म में वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और कुछ लोगों ने उन्हें घेर रखा था।
तो मैंने उनसे कहा कि चेहरे पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये लोग कौन है। तो वो बोले चेहरे साफ समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ बहुत बड़ा कांड करके बैठे हैं और अब मुझे ये घेर कर मार रहे हैं। और अचानक उनके मुंह से एक चीख निकल गई। वो बुरी तरीके से दर्द से कराहने लगे और मुझसे कहने लगे, ओहो मेरे भाई ने मुझे चाकू मार दिया। ये पूरा इस तरीके से पोर्ट्रे हो रहा था। फिर मैंने उन्हें शांत करवाया और उस टाइम पे उनको एक चेहरा दिखा। उन्होंने देखा कि उस हमलावर में से एक जो इंसान था वो आज के जन्म के उनके मामा थे और वो लोग चिल्ला रहे थे कि इसे जला दो वरना ये सबको सच बता देगा। और देखते ही देखते उन सब ने मिलकर जनार्दन जी को जिंदा जला दिया। मैंने पूछा कि आपके घर वाले वहाँ नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी वहीं खड़ा है, मेरे पिता भी खड़े हैं और सब रो रो कर मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम गलत कर रहे हो। पूरा गांव खड़ा है और सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, पर कोई कुछ कर नहीं रहा। और उन लोगों ने मिलके हमारे बाजरे के जो खेत है उसमें भी आग लगा दी है। मैंने उनसे कहा कि चलिए अभी के लिए इस सीन से बाहर निकलते हैं, थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं कि आखिर इन लोगों ने ऐसा किया क्यों। ऐसी कौन सी बात थी जिससे ये लोग इतना डर रहे हैं कि आपको रास्ते से ही हटा दिया इन लोगों ने। और जैसे ही मैं इनको थोड़ा पहले के दृश्य में लेकर गई, उन्होंने अपना घर देखा। मिट्टी का घर था, लकड़ी का चूल्हा जल रहा था और उनकी पत्नी अकेली ही घर में कुछ बना रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि अपनी पत्नी को गौर से देखिए, क्या आप इनको पहचान सकते हैं? तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया अपनी पत्नी को। उन्होंने कहा कि ये उनके आज के जीवन की उनकी पहली पत्नी थी। अब देखिए, उस समय जनार्दन जी वहाँ मौजूद तो नहीं थे, लेकिन एक तरीके से वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे, उस रियल टाइम पे, पास्ट लाइफ में जनार्दन जी उस वक्त घर में नहीं थे, लेकिन वो सब कुछ डेटा उनकी मेमोरी में था, क्योंकि सोल की मेमोरी में हर एक का डेटा रहता है। उन्होंने कहा कि मैं किसी केस के सिलसिले में गांव से बाहर गया हूं और उस जन्म के जो बाप थे वो भी बाहर गए थे और उनका बेटा था जिन्होंने उनको अपने आज के जन्म के बेटे के रूप में ही पहचाना, वो भी घर पर नहीं था। सबके जाने के बाद घर में जो हुआ, जनार्दन जी ने जो देखा, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देने वाला मंजर था। उन्होंने देखा कि उस जन्म में उनका एक पड़ोसी था जो असल में उनके आज के जीवन का जो बड़ा भाई है वो था। वो अचानक घर आया और उनकी पत्नी को धमकाने लगा कि तुम्हारे पति ने मुझे जेल भिजवाया है और इसका अंजाम तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने पूछा कि आखिर उस पड़ोसी ने ऐसा क्या किया है? तो जनार्दन जी बोले कि वो सोने चांदी की मिलावट का व्यापार करता था और पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते मैंने उसको पकड़कर जेल भिजवा दिया था और अब वो जेल से छूटकर आ गया था, बदला लेने की आग में जल रहा था। और अचानक जनार्दन जी का गला रूंध गया। उस सेशन में ही रोने लगे और बोले, अरे राम राम राम, अरे ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। वो उनकी पत्नी का बलात्कार कर रहे थे और वहाँ पर घर में कोई नहीं था और सिर्फ वो पड़ोसी ही नहीं बल्कि उनके आज के जीवन के जो मामा है वो भी वहाँ मौजूद थे। उन दोनों ने मिलकर ये घिनौना अपराध किया था और वहाँ से वो लोग भाग निकले। उनके जाने के बाद अपमान और दुख से टूटी हुई पत्नी ने वहीं रखे चाकू से अपने हाथ की नस काट दी और सुसाइड कर लिया। हैरान करने वाली बात ये थी कि जनार्दन जी के बेटे ने उन दोनों को घर से भागते हुए देख लिया था और वो दौड़कर अपने दादाजी के पास गया जो गांव के दूसरे बुजुर्गों के साथ में बैठकर ताश खेल रहे थे। बच्चे ने रो रो कर सारा बताया और जब खबर जनार्दन जी तक पहुंची तो वो पागलों की तरह घर पर भागे और उन दरिंदों का सामना किया। उन्होंने पुलिस केस करने की धमकी दी, जिससे डर कर उन दोनों ने 10-12 गुंडे बुला लिए। वो लोग तो दबंग थे, पैसे वाले थे और पूरे गांव में उनकी दहशत थी और इसी वजह से गांव वाले भी तमाशा देख रहे थे, कोई आगे नहीं आया। उन सब ने मिलकर जनार्दन जी को बेरहमी से पीटा और अंत में उन्हें जिंदा जला दिया। जनार्दन जी ने एक और हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने देखा कि उनकी जो आज की बड़ी बहन है सगी, उस जन्म में उनके घर की नौकरानी थी। उसने अपनी आंखों के सामने उनकी पत्नी के साथ वो सब कुछ होते हुए देखा था, लेकिन वो इतनी डर गई थी कि उसके बचाने के बदले वो वहाँ से भाग खड़ी हुई और बाद में छिपकर जनार्दन जी को उसने सब बताया कि किन किन लोगों ने उनकी पत्नी के साथ में ये घिनौना काम किया था। लेकिन उसने एक शर्त रखी थी
कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, वरना वो लोग मुझे भी जिंदा गाड़ देंगे। उस जन्म में जो बहन थी नौकरानी के रूप में, वो वफादार तो थी पर बहुत डरी हुई थी। और जानते हैं, वो जो मामा था आज के जन्म का, वो उस गांव का सरपंच था। तो जाहिर है कि उसके हाथ में ताकत थी, पैसा था, रुतबा था, और यही वजह थी कि पूरा गांव उनकी दहशत के मारे चुपचाप खड़ा था और किसी ने जनार्दन जी की मदद ही नहीं की। जैसे जैसे जनार्दन जी उस गहरे अतीत में और आगे बढ़े, उन्होंने कुछ नए चेहरे भी देखे। उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु के बाद में उनका एक दोस्त था, वो खुद भी पुलिस में था और उसने उन दरिंदों को सज़ा दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन वो लोग पैसे वाले थे, उन्होंने ऊपर तक पैसा खिलाकर अपनी पहुंच इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया। जनार्दन जी ने उस पुलिस दोस्त को अपने आज के जीवन के एक बहुत ही करीबी शुभचिंतक के रूप में पहचाना, जो आज भी हर मुश्किल की घड़ी में उनके साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने बेटे को देखा। उस मासूम बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का अपमान और अपने पिता को जलते हुए देखा था। उसके मन में बदले की ऐसी आग थी कि उसने बड़े होकर उस पड़ोसी को, जो जनार्दन जी का भाई है, उसको जान से मार दिया। और इस हत्या के आरोप में उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। यहाँ पर एक और व्यक्ति फरिश्ता बनकर आया, एक वकील, जिसने उनके बेटे के लिए हाई कोर्ट तक लड़ाई की। जनार्दन जी ने उस वकील को अपने आज के एक डॉक्टर मित्र के रूप में पहचाना। उस जन्म के वकील साहब की मेहनत रंग लाई और उनके बेटे की सज़ा कम हो गई, जिसके बाद वो 8 साल जेल में रहकर फिर बाहर आ गया। अब मैंने उनसे पूछा कि जनार्दन जी, उस गांव का नाम क्या था? तो उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी, जो बिहार में है। और जब मैंने साल पूछा तो उन्हें लगा कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का कुछ आखिरी दौर की बात थी, यानी कि 1920 या 30 के आसपास का समय। अब फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या इस जन्म से और कोई ज़रूरी जानकारी हमें लेनी है? तो उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु के 20 साल बाद ही उनका अगला जन्म हुआ था, वही जन्म जिसमें वो आज है। मेरे चैनल के स्टोरीज देख के कभी कभी आपको भी उनसे रिलेशन फील होता होगा, कभी कभी आपको लगता होगा कि आपकी मुश्किलें भी उन जैसी है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप आपकी पास्ट लाइफ में कौन थे? क्या आपका भविष्य आपके लिए क्या संभावनाएं रखता है? सितारा स्पीक्स पे हम आपके इस जीवन और आपके स्पिरिचुअल जर्नी को गहराई से समझने और जीने की दिशा में हेल्प करते हैं। हमारे साथ आप अनुभव कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एज रिग्रेशन और अपने आने वाले जन्मों को जानने के लिए फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। हम आपको देते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, जैसे कि एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन हीलिंग, जिससे आप पीढ़ियों से चलती आ रही बाधाओं और पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं, आपके पितरों को मुक्त कर सकते हैं। साथ ही हमारी नेगेटिविटी स्कैनिंग और रिमूवल सेवा आपके जीवन और आपकी किस्मत से ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एंटिटीज को दूर करती है। यदि आप स्पिरिचुअल गाइडेंस और अपने सवालों के जवाब की तलाश में हैं, तो हमारी मीडियमशिप, डिवाइन गाइडेंस, आकाशिक रीडिंग्स और टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है, उससे आपको मिलता है उच्च स्तरीय गाइडेंस और आत्मा से जुड़ी गहरी समझ। हर सेशन आपके लिए एक अवसर है अपने आप को ढंग से समझने के लिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ये एक ठोस शुरुआत हो सकती है। तो फिर इंतजार किस बात का? अभी हमसे जुड़े नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आज ही संपर्क करें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत करने के लिए। अब मैं उनको एक जन्म और पीछे ले गई, ये जानने के लिए कि आखिर भाई और माँ उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो पहले ही दृश्य में उन्होंने खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर देखा। उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा था और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर आए थे। उन्हें मंदिर की ध्वजा जो है वो साफ दिखाई दे रही थी और कपड़ों से लग रहा था कि वो किसी संपन्न परिवार से हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन सा मंदिर है? उन्होंने बताया कि देवी माँ का मंदिर है, हाथ में त्रिशूल है और पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पे है। वहाँ का माहौल थोड़ा सा अजीब होने लगा था। पंडित लोग कह रहे थे, क्योंकि मैंने उनको बोला कि क्या बात चल रही है सुनो, तो उन्होंने कहा कि जो पंडित है वो कह रहे हैं कि जल्दी से नीचे लौट जाओ, मौसम खराब होने वाला है। वो लोग तांगे से आए थे और वो अपनी पत्नी को लेकर सीधे नीचे आ गए। नीचे आकर एक मिठाई की दुकान पे वो रुके। पत्नी ने नए हार की डिमांड की तो उन्होंने उसको हार दिलवाया। और जनार्दन जी ने फिर देखा कि उनकी पत्नी उस वक्त प्रेग्नेंट थी और उन दोनों का जो रिश्ता था वो बहुत ही
प्यारा था। उन्होंने बताया कि मेरा एक बड़ा बेटा है जो कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, इसलिए इतना बड़ा बेटा होने के बाद भी हम फिर से कोशिश कर रहे थे। जानते हैं दोस्तों, उन्होंने उस जन्म की अपनी जो पत्नी थी उसको आज के जीवन की अपनी दूसरी पत्नी के रूप में पहचाना। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि अब उस जन्म में अपने बड़े भाई को ढूंढिए, तो वो तुरंत एक नए दृश्य में पहुंच गए। उन्होंने अपना पुराना घर देखा जहां आंगन में खड़े होकर जोरदार लड़ाई चल रही थी। उस जन्म में भी उनका भाई वही था जो आज है, और भाभी भी वही थी। यहाँ तक कि उस जन्म में उनके 3 बच्चे थे, और वहाँ जो झगड़ा हो रहा था वो बंटवारे को लेकर हो रहा था। जनार्दन जी के माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो तब भी बड़े बेटे का साथ दे रहे थे। हद तो तब हो गई जब उनके भाई ने धोखे से जनार्दन जी की फसल भी पीछे से बेच दी थी। बस यही से उनका कलेश बढ़ गया। और इतना ही नहीं, उस जन्म की भाभी ने जनार्दन जी की पत्नी के सारे जेवर अपने पास दबा रखे थे, और अब वो उनको लौटाने से साफ मना कर रही थी। जनार्दन जी ने उन आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो एक्सेस कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी भाभी अपने कमरे में एक संदूक है, उसके अंदर उन्होंने जनार्दन जी की पत्नी के जो जेवर थे वो छुपाए हुए थे, और वो उनको देखकर बड़ा खुश हो रही थी। अगले दृश्य में उन्होंने देखा कि उनका भाई अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है और एकदम शेख ही बघार रहा है कि हाँ भाई, मेरी पत्नी ने रख लिए हैं जेवर, अब मैं उसे पकड़कर मारूंगा। जनार्दन जी को सोचिए कि उस जन्म में भी भाई के मन में अपने छोटे भाई के लिए कितनी नफरत थी और जहर भरा हुआ था। अब कहानी में आगे का दृश्य दिखने लगा। जनार्दन जी ने देखा कि बाजार में जहां सब्जी तरकारी बिक रही थी, वहां पे फिर से उनके भाई के साथ उनकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई, और भाई ने फिर से इन पे हमला कर दिया, और बात इतनी बढ़ गई कि भाई ने ईंट उठाकर उनके सिर पर दे मारी। अब ये जायदाद और प्रॉपर्टी की लालच में ये सारा हो रहा था। जनार्दन जी किसी तरह खुद को बचाते हुए अपने घर की तरफ भागे। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे को शहर से बुलवाया, और बेटा ने जब ये सब देखा तो अपने ताऊ को, मतलब जनार्दन जी के भाई के साथ में उसका बहुत झगड़ा हुआ, बहुत गाली गलौज की, और उसने अपने माँ बाप से कहा कि अब आप यहाँ नहीं रहोगे, आप मेरे साथ में शहर चलिए। उनका बेटा उस वक्त शहर में अपना छोटा सा कोई एक होटल या सराय जिसको कहते हैं उस ज़माने में, ऐसा कुछ तो चला रहा था, और वो अच्छा चल रहा था। तो जनार्दन जी अपनी पत्नी, अपनी छोटी बेटी इनको लेकर तो वो तीनों शहर में शिफ्ट हो गए अपने बड़े बेटे के यहाँ पे, और सुख शांति से रहने लगे। मैंने सोचा कि शायद अब उनकी मुश्किलें ख़त्म हो गई होगी, तो मैंने पूछा कि क्या शहर जाने के बाद भी आपका भाई आपको परेशान करता है? क्या वो प्रॉपर्टी हड़प कर गया है, या क्या सीन है आगे? अब यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जो मेरे सेशन में पहली बार हुई थी। सच कहूँ तो एक पल के लिए मैं भी सुनने रह गई कि आखिर ये चल क्या रहा है, और मैं पहचान ही नहीं पाई, मैं उसको समझ नहीं पाई कि क्या चल रहा है। जैसे ही मैंने उनसे अगला सवाल पूछा, मैं तो उनको उस लाइफ में आगे ले जा रही थी, लेकिन जनार्दन जी ने अपनी लाइफ स्किप कर दी और वो सीधे एक घने जंगल के बीच में पहुंच गए और कहने लगे, बहुत घना जंगल है और बहुत अंधेरा सा लग रहा है। और मुझे नहीं पता था अभी तक कि उन्होंने अपनी लाइफ स्किप कर दी है। तो मैंने पूछा कि मुझे लगा कि वो किसान ही हैं अभी तक, तो मैंने पूछा कि आप इस जंगल में क्या कर रहे हो, यहाँ घूमने गए हो, कहीं जा रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि हम तो टहल रहे हैं। अब है ना, उनकी आवाज़ चेंज हो गई थी। उन्होंने कहा हम तो टहल रहे हैं, बहुत भूख लगा है, बहुत भूख लगा है। और उनके बोलने का पूरा लहजा बदल गया था। वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे, जैसे भूख लगा है, बहुत भूख लगा है। अब उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई थी। तो मैंने घबरा कर पूछा कि आपने कपड़े क्या पहने हैं? तो उन्होंने कहा कि कपड़े कुछ नहीं पहने, बस लंबे बाल है। तो और वो अपनी गर्दन को ऐसे 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 झटके दे रहे थे और यूं 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 कुछ कर रहे थे ना, कुछ घुमा रहे थे। तो मुझे लगा कि जनार्दन जी बहुत पीछे चले गए हैं, शायद आदि मानव वाले ज़माने में पहुंच गए हैं। लेकिन अचानक वो चिल्लाए कि दूसरे शेर भी आ गए हैं और वो हमें खाने नहीं दे रहे। आए आए, ऐसा कोई गर्दन को ऐसे ऐसे झटक के उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे हमला कर रहे हो शेर उनके ऊपर और वो उनसे लड़ने की, बचने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर में वो शांत हो गए। दोस्तों, मैं चाहती थी कि ये किस्सा इस किस्से का मैं आपको वीडियो दिखाऊं, और क्योंकि इसका मेरे पास रिकॉर्ड था, पर बदकिस्मती से मेरी हार्ड ड्राइव इजेक्ट करने के बदले मैंने इरेज कर दी और मेरा बहुत सारा डेटा उसमें चला गया। नहीं तो मैं वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करती। तो जैसे ये सीन खत्म हुआ, मैंने तुरंत ही उनके स्पिरिट गाइड का आवाहन किया। मैं तुरंत उनको स्पिरिट गाइड के पास लेकर गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या था। जैसे ही जनार्दन जी अपने स्पिरिट गाइड के करीब पहुंचे, उन्होंने
चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखा और उस प्रकाश के अंदर से उनको एक वायलेट लाइट दिखी और वायलेट लाइट से आते हुए भगवान श्री कृष्ण दिखे और वो नज़ारा देखकर वो बोल रहे थे, वाह खूब सुंदर, अद्भुत। तो श्री कृष्ण ने जब वो आए तो वो उनके परिवार की तरफ इशारा कर रहे थे और बोल रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास हूँ, तेरा जीवन बहुत अच्छा है, तू थोड़ा भी तनाव मत ले, तेरा बेटा बहुत सेवाभावी होगा और आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बस तू आराम से रह। तो मैंने भगवान से पूछा, प्रभु आपने जनार्दन जी को इतने कष्ट क्यों दिए? तो उन्होंने कहा कि अगर कष्ट न देता तो तुम मेरे पास कैसे आते, मुझे याद कब करते? जितना दुख मिला है उससे कहीं ज्यादा सुख मिलेगा, बस मेरी भक्ति करो जो तुमने पिछले कुछ समय से छोड़ दी है। फिर मैंने भाई के बारे में पूछा कि आखिर वो जन्मों जन्मों से इतना परेशान क्यों कर रहा है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि राक्षस योनि से आया है, थोड़ा इंतजार करो, वो इस जीवन में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस सही समय आने दो। जनार्दन जी ने मुझे पहले ही बताया था कि उनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा और अग्रेशन भी है, हालांकि वो किसी का बुरा नहीं करते पर उनसे गलत देखा नहीं जाता। तब श्री कृष्ण ने हमसे कहा कि ये गुस्सा और अग्रेशन तुम्हें वो शेर वाले जीवन से मिला है। तब जाकर मुझे समझ में आया कि वो जंगल में खाने के लिए भटक रहे थे, वो कोई आदि मानव नहीं थे बल्कि शेर थे। तो भगवान ने जनार्दन जी को फिर से उनके उस शेर वाले जीवन की झलकियां दिखाई। तो मैंने पूछा कि वो शेर वाले जीवन में ऐसा क्या हुआ कि जनार्दन जी को मनुष्य का जन्म मिला। तब ये रहस्य खुला कि जनार्दन जी पहले भी मनुष्य थे, लेकिन अपने अत्याधिक गुस्से और अग्रेशन की वजह से उनसे कई गलतियां हुई थी और उन्हें इसीलिए शेर की योनि में जाना पड़ा था। शायद एक जन्म की सज़ा उनके सुधार के लिए काफ़ी थी, इसलिए उनको अपनी गलतियां सुधारने के लिए फिर से मनुष्य का जीवन दिया गया। जनार्दन जी ने बताया कि शेर के उस जीवन के बाद वो किसान बने थे, उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर बने थे और उसके बाद अभी जो मौजूदा जीवन है वो उनको मिला। लेकिन असली खुलासा तो उनके भाई के बारे में हुआ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई पहले राक्षस योनि में था, जहां से उसे भी पशु का जन्म मिला था, शेर का। पर ताजुब की बात यह है कि शेर वाले जीवन में भी वो विश्वासघाती था। जनार्दन जी ने बताया कि वो अपनों का भी शिकार कर लेता था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का स्वर बदल गया और वो क्रोधित होकर बोले। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई को जो अवसर दिया गया था उसने उसका दुरुपयोग किया है। उन्होंने आगे कहा कि इसे एक और मौका दिया जाएगा, इसका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होगा, लेकिन वो बहुत ही दरिद्र होगा और बहुत कष्ट काटेगा, और अगर वो उस जन्म में कुछ नहीं सीखा तो फिर से उसे पशु की योनि में भेज दिया जाएगा। अंत में जनार्दन जी ने बड़ी मायूसी से पूछा कि मैं बहुत झेल चुका हूँ, अब मुझसे और सहन नहीं होता, यहाँ तक कि मेरा खुद का घर भी नहीं है। तब भगवान ने कहा, तुम्हें जेल जाने से किसने बचाया था? जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब अचानक उन मुश्किलों से तुम्हें कौन निकालता है? और उन्होंने ये भी कहा कि कौन अपना है कौन पराया, इन सब बातों से ऊपर उठ जाओ, खुद को पूरी तरीके से मुझे समर्पित करो, मैं तुम्हारे सारे कष्ट हर लूँगा। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, पिछले जन्मों के खराब कर्मों का जो फल था वो तुम भुगत चुके हो, अब बस संयम रखो, खुद से उन्होंने कहा कि खुद से न्याय करने मत निकलो, सब मुझ पर छोड़ो और आगे बढ़ो। और श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात की जो हम सब के लिए एक सबक है। उन्होंने जनार्दन जी से कहा कि मेरी तुम पर विशेष कृपा इसलिए है क्योंकि जब भी तुम मंदिर जाते हो, चाहे किसी भी भगवान का मंदिर क्यों ना हो, तुम कभी भी पैसा, गाड़ी या घर जैसी चीजें नहीं मांगते हो। तुम हमेशा यही कहते हो कि प्रभु मेरी भक्ति और बढ़ा दीजिए, मुझे इस लायक बनाइए कि मैं आपकी और सेवा कर सकूं। तो भगवान बोले कि कलयुग में अपने मतलब के लिए मेरे पास आते हैं सब, पर तुम जैसे भक्तों के लिए मेरे मन में विशेष प्रेम है, हम तुम पर हमेशा अपनी विशेष कृपा रखते हैं। और बस इसी दिव्य आशीर्वाद और शांति के साथ हमने जनार्दन जी का ये यादगार सेशन ख़त्म किया। जब जनार्दन जी उस सेशन से बाहर आए और अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में खुशी और सुकून के आंसू थे। उन्होंने बस एक ही बात कही कि इससे ज़्यादा मुझे अब कुछ नहीं जानना है। देखिए दोस्तों, ये सेशन कहाँ शुरू हुआ था और हमें कहाँ ले गया। हम ये तो नहीं देख पाए कि शेर बनने से पहले उनकी क्या लाइफ थी, क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया था। अभी
उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें इससे मतलब नहीं रखना है। PLR सेशन में अक्सर ऐसा होता है कि कभी हमारे स्पिरिट गाइड हमें कुछ चीज़ें देखने से रोक देते हैं क्योंकि शायद हम अभी उन्हें जानने के लिए तैयार नहीं होते। और कभी ऐसा भी होता है कि सवाल पूछते ही वो सीधे हमें उस जीवन के दृश्यों तक ले जाते हैं जिससे हमारा सवाल जुड़ा होता है। हर आत्मा की यात्रा अलग अलग होती है और हर सेशन का, हर खुलासे का अपना एक समय होता है। जनार्दन जी को उनके क्यों का जवाब मिल गया और उससे भी बढ़कर उन्हें वो आशीर्वाद मिल गया जिसने उनके पुराने जख्मों को भर दिया। जनार्दन जी को जो शांति और जो जवाब मिले वही इस पूरे सेशन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। जब उन्हें साक्षात भगवान का वो आश्वासन मिला तो उनके बरसों पुराने जो जख्म थे जैसे भर से गए। अगर आपको आज का वीडियो और जनार्दन जी का ये अनुभव पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे उस बटन को प्रेस करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें और सबसे ज़रूरी बात, स्टे ट्यून्ड विद सितारा स्पीक्स।